सोचो, अगर दुनिया खत्म होने लगे और तुम्हें सिर्फ एक इंसान को बचाने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे। ये कहानी एक माँ की है जिसे बार बार मरना पड़ा सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत ऐना से होती है, जो एक साइंटिस्ट है। वो आराम से सो रही होती है, तभी उसका बेटा जैन वहाँ आ जाता है। इतनी सुबह सुबह भी उसमें कूट कूट कर एनर्जी भरी है। ऐना बहुत थकी हुई है। वो उससे मिन्नतें करती है कि प्लीज अपने कमरे में वापस चला जाए ताकि वो थोड़ी देर और सो सके, लेकिन बच्चा अपनी मस्ती में है और उसे चैन से सोने नहीं देता। वो ऐना को बताता है कि उसे स्विमिंग करने जाना है और वो पहले से ही अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल तैराक करते हैं। जब ऐना अपने बेटे को वापस सुलाने में हार मान जाती है तो वो आखिरकार उठने का फैसला करती है। ठीक उसी वक्त तूफान की एक जोरदार आवाज उसे अंदर तक हिला देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश इस पूरे महीने में कभी नहीं हुई थी। कुछ मिनट बाद जब वो नाश्ता बनाने जा रही होती है और जैन अपने टैबलेट पर ड्राइंग करने में बिजी होता है, तब ऐना को कुछ अजीब लगता है। फर्श पर पानी भरा है जो खिड़की से रिस कर अंदर आ रहा है, और जब वो बाहर देखने के लिए नजर उठाती है तो डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो पहले ही तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। शीशे के आर पार देखते हुए ऐना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि पूरा शहर डूब चुका है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उधर जैन, जिसके सिर पर स्विमिंग का भूत सवार है, ऐना को बहुत परेशान कर रहा है, जबकि ऐना बिल्डिंग के स्पीकर से आ रहे इमरजेंसी मैसेज को सुनने की पागलों की तरह कोशिश कर रही है। आखिरकार ऐना को जैन पर चिल्लाना पड़ता है ताकि वो चुप हो जाए। इसके बाद ऐना भागकर एक बैग पैक करने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने से पहले ही ऐना के पास सोन ही जो नाम के एक आदमी का अचानक फोन आता है। वो बताता है कि ऐना जिस कंपनी में काम करती है उन्होंने उसे खास तौर पर ऐना को बचाने के लिए भेजा है। सोन ही जो उसे साफ साफ बताता है कि क्या करना है। उसे अपने बेटे को साथ लेना है और बिल्डिंग की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचकर उसका इंतजार करना है। जब तक कॉल कटती है हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और पानी उसके घुटनों तक आ चुका होता है। सामने खड़ी मौत को देखकर ऐना अपना सारा सामान वहीं छोड़ देती है और बस अपने बेटे की दवाइयां साथ रख लेती है, क्योंकि जैन को दिल की बीमारी है। जैन को अपने कंधों पर बिठाकर ऐना आखिरकार अपना फ्लैट छोड़ देती है और पानी से बचने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसके आसपास पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। बहुत से लोग बाढ़ से बचने के लिए बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से गैलरी में लोगों की भारी भीड़ जमा है और ऊपर की मंजिलों तक जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिससे उनका भागना मुश्किल हो गया है। बाकी भीड़ के साथ खड़े होकर इंतजार करना ऐना के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो ऊपर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए तीसरी मंजिल का चक्कर लगाने का फैसला करती है। ऐसा करते हुए पानी लगातार बिना रुके बढ़ता जा रहा है, जिससे उसके लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इमरजेंसी गेट का ताला तोड़ने के बाद ऐना आखिरकार सर्विस वाली सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगती है, इस कोशिश में कि कोई और उसे देख ना ले। रास्ते में ऐना अपने बेटे को शांत करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि वो देखता है कि नीचे कुछ लोग तैर रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका ध्यान भटकाने के लिए ताकि वो कुछ और सोचे, ऐना उसका फेवरेट गाना गाने लगती है। वो आगे बढ़ते हैं और 8वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। बहुत सारा फर्नीचर, साइकिलें और लोगों का ढेर सारा सामान रास्ते में छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। ऐना उस कचरे के ढेर के किनारे से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बुरी तरह नीचे गिरते गिरते बचती है। अपने ऊपर जैन के वजन के साथ उसे समझ आ जाता है कि इस रास्ते से जाना नामुमकिन है। गैलरी में लोग अब थोड़े शांत लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पानी का लेवल अब रुक गया है और उन तक नहीं पहुंचेगा। बालकनी से ऐना दूर सन ही जो को देख लेती है। वो इशारों से उन्हें बचाने के लिए मिलने की एक जगह बताता है। बस एक ही दिक्कत है कि एक छोटी सी चूक में जैन उससे अलग हो गया है। ऐना को लगता है कि शायद बच्चा बाथरूम जाने के लिए किसी फ्लैट में घुस गया है, इसलिए वो पागलों की तरह हर खुले हुए घर को चेक करने लगती है। अचानक वो नजर उठाती है और जो देखती है उससे उसकी सांसें अटक जाती हैं। आसपास की बिल्डिंगों से बड़ी एक विशाल लहर बहुत तेजी से आ रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। टक्कर बहुत भयानक होती है। पानी का वो सैलाब बड़ी सी खिड़की से टकराता है और सब कुछ तबाह कर देता है, जबकि लोग इस मौत के जाल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ऐना पानी में डूबे मलबे के बीच से फिसलते हुए इस तबाही में अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। पानी की सतह तक पहुंचने की इस जद्दोजहद में वो अपना वो बैग खो देती है जिसमें उसके बेटे की जान बचाने वाली दवाइयां थीं। जब वो पानी से भरी गैलरी में तैर रही होती है तो उसे उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो पानी की ताकत से बचकर नहीं भाग पाए। इससे पता चलता है कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। कुछ ही सेकंड बाद ऐना को आखिरकार अपना बेटा मिल जाता है। वो जल्दी से उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फेफड़ों में सांस खत्म होने लगती है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। किस्मत से सन ही जो ऐन मौके
मौके पर आ जाता है, उसे अपनी बाहों में पकड़ता है और दोनों को पानी के ऊपर लाने में मदद करता है। इस तरह वो उन्हें पक्की मौत से बचा लेता है। एक बालकनी तक पहुंचने के बाद सन ही जो जैन को ऊपर खींचता है और उसे CPR देने लगता है। कुछ पल की घबराहट के बाद बच्चा रोते और चिल्लाते हुए उठता है कि उसे अब कभी स्विमिंग नहीं करनी है। वो मुश्किल से बच्चे को शांत कर पाते हैं। तभी सन ही जो कहता है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन एक माँ होने के नाते ऐना साफ मना कर देती है कि कोई और उसके बेटे को नहीं उठाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैन कांपती हुई आवाज में बताता है कि उसे बहुत डर लगा और उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पापा की गाड़ी भी पानी में डूब गई थी। वो हादसा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसमें उसके पिता की जान चली गई थी। सीढ़ियों से सुरक्षित जगह की तरफ जाते हुए सन ही जो उन्हें बताता है कि तबाही कितनी बड़ी है। समंदर में एक एस्टेरॉयड गिर गया था, जिससे पूरी दुनिया में सुनामी आ गई और अब पूरा देश पानी के नीचे डूब चुका है। उसे और कुछ दूसरे खास साइंटिस्ट्स को बचाने के लिए चुना गया है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी और ऐना एक नई इंसानियत का हिस्सा बनेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में फीलिंग्स पर उसकी रिसर्च ही वो सबसे जरूरी चीज है, जिससे मशीनों को आने वाले इंसानों की देखभाल करना सिखाया जा सकेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 और लोग ऐसे थे जो ऐना जैसा काम कर सकते थे, लेकिन माना जा रहा है कि बिजली के तूफान की वजह से हुए एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है। बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है। वहाँ से वो उड़कर एक सीक्रेट बेस पर जाएंगे, जहाँ उसे काम करने के लिए एक पूरी टीम दी जाएगी। बातचीत के दौरान उसे बताया जाता है कि इंसान बनाने वाली मशीनें पहले से ही बनाई जा रही हैं, बस उसकी रिसर्च को जोड़ना बाकी है ताकि धरती को दोबारा बसाने का काम शुरू किया जा सके। ये सारी बातें ऐना के लिए इतनी ज्यादा थीं कि एक झटके में इन्हें समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मुसीबत को और बढ़ाते हुए जैन लगातार जिद कर रहा है कि उसे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। दूसरी तरफ सन ही जो उसे बार बार याद दिला रहा है कि अगर उन्हें इस तबाही से बचकर निकलना है तो उनके पास बर्बाद करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। इससे पहले कि बच्चे की पैंट ही खराब हो जाए, सन ही जो उन्हें बाथरूम जाने की इजाजत दे देता है। ठीक उसी वक्त सन ही जो के पास एक फोन आता है और ये बात सामने आ जाती है कि उसके पास एक बंदूक भी है। कुछ मिनट बाद वो ऐना से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी रोबोट मशीन बना सकती है जो भावनाओं, इमोशंस वाले इंसान पैदा कर सके। ऐना जवाब देती है कि नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन वो ये भी मानती है कि माँ की ममता वाले टेस्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि मशीनों का दिमाग किसी के लिए कुर्बानी देने वाली बात को बिल्कुल नहीं समझता। सन ही जो के लिए भावनाएं बस एक रुकावट है। वो ऐना से कहता है कि इसका सबूत उसे बहुत जल्द मिल जाएगा। जब हेलीकॉप्टर उतरेगा तो छत पर मौजूद हर इंसान उस पर चढ़ने के लिए लड़ेगा, ये भूलकर कि वो किसी के माता पिता या भाई बहन हैं। सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ेंगे और तब ऐना को समझ आएगा कि वो सही कह रहा था। आखिर में ऐना सन ही जो से अपनी माँ को कॉल करने के लिए उसका फोन मांगती है। कॉल के दौरान उसके पास अपनी माँ को आखिरी अलविदा कहने के लिए बस कुछ ही सेकंड होते हैं, इससे पहले कि चीख पुकार में उसकी माँ की आवाज दब जाए और कॉल हमेशा के लिए कट जाए। सन ही जो उसे जल्दी करने को कहता है, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगती है। गैस के पाइप फट जाते हैं और पूरे फ्लैट में तेजी से गैस भर जाती है। वो बमुश्किल बाहर निकल पाते हैं। तभी हर जगह अचानक धमाके होने लगते हैं। वो लोग 2 जलते हुए फ्लैट्स के बीच फंस जाते हैं और सन ही जो बताता है कि अब बचने का एक ही रास्ता है और वो है ऊपर चढ़ना। कुछ डर वाले पलों के लिए ऐना अपने बेटे को बिल्डिंग के किनारे पर पकड़े रहती है, लेकिन जैन सन ही जो का हाथ पकड़ने से साफ मना कर देता है। इसलिए सन ही जो नीचे झुककर उसे जोर से खींचता है। इस अचानक हुए झटके की वजह से ऐना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो 5 मंजिल नीचे सीधे पानी में जा गिरती है। पानी में गिरते ही उसे तुरंत उस एक्सीडेंट की याद आ जाती है जिसमें उसके पति की मौत हुई थी। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो बच जाती है और पागलों की तरह बिल्डिंग के किनारे की तरफ तैरती है। वो वापस सीढ़ियों पर आकर फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। रास्ते में उसे लिफ्ट के अंदर से किसी के मदद मांगने और रोने की आवाज सुनाई देती है। ऐना साफ साफ सुन सकती है कि उस भारी लोहे के दरवाजे के पीछे कोई छोटी बच्ची रो रही है, लेकिन ऐना में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने हाथों से दरवाजा खोल सके। इसलिए वो वापस जाकर कोई रॉड या ऐसी चीज ढूंढने का फैसला करती है जिससे लोहे का दरवाजा तोड़ा जा सके। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, एक और लहर जोर से बिल्डिंग से टकराती है। ऐना छिटक कर दरवाजे से दूर जा गिरती है और उसे फिर से उस एक्सीडेंट की याद आने लगती है। इस बार वो यादें और भी भयानक थीं। वो साफ देख सकती है कि कैसे उसका पति गाड़ी के नीचे फंस गया था और जैन को बचाने के लिए उसे मजबूरी में अपने पति को वहीं छोड़ना पड़ा था। जब वो पानी से बाहर निकलती है तो उसे एहसास होता है कि लिफ्ट वाली बच्ची के लिए
अब बहुत देर हो चुकी है। ऐना को अपना दुख भुलाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है जब तक कि वो वापस सन ही जो से नहीं मिल जाती। लेकिन जैन के साथ कुछ बहुत बुरा होता है। उसका दिल काम करना बंद कर रहा है और उसे तुरंत अपनी दवा की जरूरत है, वरना वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। सन ही जो की बातों को अनसुना करते हुए ऐना एक एक करके सारे फ्लैट्स चेक करने लगती है। वो पागलों की तरह कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो दवा का काम कर सके। सन ही जो जोर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे आदेश देता है कि वो बच्चे को यहीं छोड़ दे। वो उसे समझाता है कि स्पेस लैब में वो बिल्कुल ऐसा ही एक नया बच्चा बना सकती है जैसा ये आज सुबह था। लेकिन ऐना गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि वो उनसे दूर रहे। कई जगहों पर पागलों की तरह ढूंढने के बाद वो एक बुजुर्ग जोड़े के फ्लैट में पहुंचती है। वहाँ वो जल्दी से किचन चेक करती है और कुछ चीजों को मिलाकर एक ऐसा घोल बनाती है जो कुछ देर के लिए बच्चे की जान बचा सके। ऐना अपने बेटे के सामने दवा पीने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता। ठीक उसी पल कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ऐना असल में जैन की माँ नहीं है। ये बच्चा असल में एक आर्टिफिशियल इंसान है जिसे उसकी रिसर्च की टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। उसे बनाने का असल मकसद ऐना की मदद करना है। ऐना एक ऐसा इमोशनल सिस्टम बना रही है जिससे मशीनों का दिमाग इंसानों की भलाई के लिए अपनी ही लॉजिक को तोड़ सके। आसान शब्दों में कहें तो उसका मकसद मशीनों को माँ की ममता सिखाना है। प्रोजेक्ट की डायरेक्टर लीन ऐना को समझाती है कि इस काम के दौरान बच्चों से लगाव हो जाना एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि कुछ महीनों में ये रिसर्च खत्म हो जाएगी और फिर उन्हें इन बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आखिर में लीन ऐना को बताती है कि उसे भी ऐसा ही एक बच्चा दिया गया है और वो उदास होकर मानती है कि जब वक्त आएगा तो उसके लिए भी अपने बच्चे से अलग होना बहुत मुश्किल होगा। उसी पल हम वापस फ्लैट वाले सीन में आ जाते हैं। जैन को आखिरकार होश आ गया है और ऐना उसे पागलों की तरह कसकर अपने गले लगा लेती है। कुछ मिनट बाद बारिश पूरी तरह रुक जाती है और तबाह हो चुके शहर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी रेस्क्यू को लेकर एक बुरी खबर आती है। सन ही जो बड़ी बेरुखी से बताता है कि जैन इस बचने वाले सफर का हिस्सा नहीं है। उनका मानना है कि इंसानियत को बचाने के लिए ये बच्चा कोई जरूरी चीज नहीं है, बल्कि इसे आसानी से दोबारा बनाया जा सकता है। ऐना जानती है कि टेक्निकली देखा जाए तो ये बात सच हो सकती है। जैन जैसे किसी आर्टिफिशियल इंसान को कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से यही महसूस करती है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। अचानक सूरज फिर से छिप जाता है और एक बहुत जोरदार आवाज उनका ध्यान खींचती है। दूर से एक ऐसी लहर उठती दिखाई देती है जो अब तक की सारी लहरों से बहुत बड़ी है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब यहाँ से भागने का आखिरी वक्त आ गया है। ऐना उन बुजुर्गों को थैंक यू कहकर अलविदा कहती है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक साथ बिता रहे हैं, क्योंकि पीछे से पानी का सैलाब बढ़ता आ रहा है। वो लोग ऊपर की मंजिलों तक पहुँच जाते हैं। वहाँ ऐना को एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं जो फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे रही है। वो पति पत्नी ऐना से मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन ऐना नजरें फेर कर ऊपर चढ़ती रहती है। इसके तुरंत बाद जैन बड़ी मासूमियत से पूछता है कि क्या जब वो पैदा हुआ था तब ऐना को भी इतना ही दर्द हुआ था। ऐना से अब ये बर्दाश्त नहीं होता और वो सन ही जो से बहस करने लगती है कि बच्चे को साथ न ले जाने वाला रूल गलत है। वहीं सन ही जो उससे कहता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचे। एक साइंटिस्ट होने के नाते उसे ये मानना होगा कि जैन इंसानियत के लिए जरूरी नहीं है, जबकि ऐना बहुत जरूरी है। दूर से हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज सुनाई देती है। सन ही जो वादा करता है कि वो फौजियों को मनाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि वो दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़ सकें। हेलीकॉप्टर के उतरते ही सूट पहना हुआ एक आदमी और कई फौजी बाहर आते हैं। वो जबरदस्ती जैन को पकड़ लेते हैं और उसे एक लोहे के खंभे से हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं। ऐना सन ही जो से गिड़गिड़ाती है कि वो उन्हें रोके, लेकिन सन ही जो उसे एक कड़वा सच बताता है। वो बताता है कि लिन अपने बच्चे के साथ भाग गई है। अपने आखिरी मैसेज में लिन ने कहा था कि वो अपने बच्चे को छोड़ने से बेहतर मरना पसंद करेगी। अब ऐना के सामने भी वही बड़ा फैसला है। वो अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ सकती है या फिर वहीं रुककर मौत को गले लगा सकती है, उस चीज को बचाते हुए जो इस दुनिया के लिए सिर्फ एक अधूरी मशीन के सिवा कुछ नहीं है। ऐना अपना आखिरी फैसला ले लेती है, लेकिन जब उसे जबरदस्ती खींचकर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाया जा रहा होता है तो वो एक दिल चीर देने वाला नजारा देखती है। फौजी जैन का सिर मूंड देते हैं ताकि उसके अंदर से मेमोरी चिप निकाल सके, वही चिप जो उन्हें अपनी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थी। कुछ सेकंड बाद बिना किसी चेतावनी के फौजी सन ही जो को भी गोली मार देते हैं। नई इंसानियत बनाने के इस प्लान में अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। वो सूट वाला आदमी ऐना को एक कड़वी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही सीट खाली है और वो ऐना की है। बाकी सब लोग जो यहाँ हैं
वो यहीं मरेंगे और उन्होंने इस बात को खुशी खुशी मान लिया है। अब वो ऐना को समझाता है कि उसे भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है वो ऐना के सामने जैन की वही मेमोरी चिप रख देते हैं जो अभी अभी उसके दिमाग से निकाली गई थी और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है। चुने हुए इंसानों को लेकर कुछ रॉकेट्स स्पेस स्टेशन की तरफ छोड़े जाते हैं ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। ऐना वहीं जाकर अपना काम पूरा करेगी। उस स्टेशन में वो सारी एडवांस मशीनें लगी हैं जिससे आर्टिफिशियल इंसान बनाए जा सकते हैं। रॉकेट की खिड़की से ऐना उदासी से देखती है कि कैसे और भी कई एस्टेरॉयड धरती से टकरा रहे हैं और पूरी दुनिया को खत्म कर रहे हैं। अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उनके आगे चलने वाला रॉकेट एक एस्टेरॉयड के टकराने से तबाह हो जाता है और उसका मलबा सीधे उस रॉकेट से आकर टकराता है जिसमें ऐना बैठी है और अगले ही पल ऐना की आंख फिर से अपने बिस्तर पर खुलती है। जैन उसके पास है और वो बच्चा खुशी से उछल रहा है कि उसकी माँ ने घर में ही उसके लिए एक स्विमिंग पूल बना दिया है। पता नहीं कैसे पर ऐना टाइम में पीछे आ गई है और सब कुछ शुरू से फिर से होने लगा है। सन हीजो का फोन एकदम सही टाइम पर आता है और इस बार ऐना घर से निकलने से पहले जैन की दवाइयाँ लेना नहीं भूलती, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत डरावनी तेजी से हो रहा है। इसलिए ऐना को मजबूर होकर अपने बेटे को डांटना पड़ता है कि वो उसकी बात ध्यान से सुने और उससे दूर न जाए, लेकिन जैन उसकी बात नहीं मानता और अलमारी में छिप जाता है। इसलिए ऐना को उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी पीठ पर लादना पड़ता है ताकि वो भाग सके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब हालात बदल चुके हैं। जो सीढ़ियां पहले खाली थीं, अब वहां खचाखच भीड़ भरी है और सन ही जो अब कई मंजिल ऊपर खड़ा है, ठीक उस जगह पर जहां इस वक्त ऐना को होना चाहिए था। पल भर में एक बहुत बड़ी लहर उनसे टकराती है। माँ बेटे मजबूरी में ऊपर की मंजिलों की तरफ पागलों की तरह तैरने लगते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में जैन फिर से गायब हो जाता है। अगले ही पल ऐना देखती है कि उसका बेटा पानी के तेज बहाव में बह रहा है। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उस तक नहीं पहुंच पाती। जब वो बेबस होकर इधर उधर देख रही होती है तभी पानी में बहती हुई एक कार उसे जोर से टक्कर मारती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से होश आ जाता है। सन ही जो उसे सीपीआर दे रहा है। अब उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर 787 नंबर लिखा है जो पहले नहीं था। सन ही जो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें जैन सीढ़ियां चढ़ रहा है। फोटो देखते ही ऐना पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन सन ही जो उसे उल्टी दिशा में खींचने लगता है जिससे ऐना का पारा एकदम चढ़ जाता है। गुस्से में आकर वो उसकी बंदूक छीन लेती है और उस पर तान देती है। तभी गैस लीक होने की वजह से फ्लैट्स में धमाके होने शुरू हो जाते हैं। इनमें से एक धमाका बिल्कुल उसके पास होता है जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। लेकिन फिर कुछ और होता है। उसकी आंख फिर से खुलती है। इस बार वो एक बालकनी से लटकी हुई है और वो देखती है कि अब उसकी टी शर्ट पर 1931 नंबर लिखा है। सन ही जो उसे गिरने से बचाने के लिए जोर से पकड़े हुए हैं, लेकिन ऐना अपना हाथ छुड़ा लेती है और खुद ही पानी में कूद जाती है। उसी पल उसे पास की एक बालकनी से जैन की आवाज आती है जो उसे बुला रहा है। ऐना के पास सोचने के लिए कुछ ही सेकंड है, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि वो एक टाइम लूप जहां समय बार बार दोहराता है में फंस गई है और उसे अपनी पिछली सभी कोशिशों की यादें बिल्कुल साफ साफ याद हैं। इस बार सब कुछ बदलने की ठान कर वो कुछ अलग करने का फैसला करती है। वो लिफ्ट में फंसी उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद डूब कर मर जाती है। कुछ ही देर बाद हम उसे फिर देखते हैं। इस बार उसने 4007 नंबर वाली टी शर्ट पहनी है और वो दरवाजा तोड़ने के लिए एक लोहे की रॉड चुरा रही है। वो पूरी ताकत लगाकर उस रॉड का इस्तेमाल करती है और आखिरकार कामयाब हो जाती है। वो बच्ची को सही सलामत लिफ्ट से बाहर निकाल लेती है और पानी से खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले आती है। उस बच्ची का नाम येजुन है। वो ऐना को थैंक यू बोलने के लिए अपना फ्लैट दिखाती है। पता चलता है कि ये वही बुजुर्गों वाला फ्लैट है जहां ऐना ने पिछले एक लूप में जैन के लिए दवा बनाई थी, लेकिन वो फ्लैट अब पूरी तरह जल चुका है। ऐना उस बच्ची को साफ साफ समझाती है कि उसे क्या करना है। वो कहती है कि बच्ची ऊपर वाली मंजिल से ठीक नीचे जाकर छिप जाए, जबकि ऐना बिना रुके अपने बेटे को ढूंढती रहेगी। चलते चलते ऐना को रुक रुक कर यादें आने लगती हैं कि 4006 नंबर वाली ऐना के साथ क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि उसे अपनी पुरानी सभी ऐना की यादें मिल रही हैं। वो साफ देख सकती है कि 2 आदमी उस पर हमला कर रहे हैं। ये आदमी पड़ोस वाले फ्लैट में थे। जो लोग पीछे छूट गए थे, ये लोग उनका सामान चुरा रहे थे और उनके साथ मारपीट कर रहे थे। अचानक वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और ऐना पर बुरी नीयत से हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सन ही जो वहाँ येजुन के साथ पहुँच जाता है और उन गुंडों को तुरंत सजा देते हुए खिड़की से बाहर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद येजुन ऐना को अपने दादा दादी से मिलवाती है। पता चलता है कि वो अब पिछले लूप वाले फ्लैट की जगह किसी और फ्लैट में रह रहे हैं। ऐना तब हैरान रह जाती है जब वो बुजुर्ग औरत उसे बिल्कुल वही दवा देती है जो ऐना ने अपने पिछले लूप्स में जैन के लिए बनाई थी। इसी पल ऐना को समझ आता है कि अगर वो कुछ अलग करती है तो उससे लोगों की किस्मत बदल जाती है
और नतीजे भी अलग निकलते हैं। लेकिन जैन का अभी भी कुछ अता पता नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अपना बेटा वापस मिल जाए। सन हीजो फिर से बेरुखी दिखाते हुए इस बात पर जोर देता है कि भविष्य के लिए सिर्फ ऐना का जिंदा बचना ही सबसे जरूरी है। सन हीजो उसे बताता है कि जैन को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम जल्द ही आने वाली है, लेकिन वो जिद करता है कि ऐना को छत की तरफ चलते रहना चाहिए वरना उनका हेलीकॉप्टर छूट जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद ऐना अपने बेटे को छोड़ने से साफ मना कर देती है और एक एक करके हर मंजिल का हर कमरा छान मारने लगती है। ऊपर की मंजिलों के पास पहुंचकर नजारा बहुत डरावना हो जाता है। हेलीकॉप्टर वाले फौजी जैन को ढूंढने के लिए नीचे आ गए हैं। वो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को गोली मार रहे हैं ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। ऐना समझ जाती है कि अगर वो पकड़ी गई तो वो लोग उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाएंगे और फिर वो अपने बच्चे को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। इस वक्त दुनिया में अगर उसे किसी चीज से मतलब था तो वो था अपना बेटा वापस पाना। इसके बाद उसकी टी शर्ट फिर से बदलती है और अब उस पर 7993 नंबर लिखा है। छत से ठीक नीचे वाली मंजिल पर पहुंचकर उसे फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन इस बार उसका पति वहाँ नहीं है और वो औरत बिना किसी दिक्कत के अपने बच्चे को जन्म दे देती है। पिछले लूप में ऐना ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ऐना पिघल जाती है। वो उसे लपेटने और ठंड से बचाने के लिए अपने खुद के सूखे कपड़े दे देती है, जबकि पीछे साफ दिख रहा है कि पानी लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही वो सब भी डूब जाएंगे। कुछ देर बाद उस बच्चे का पिता वहाँ आ जाता है और ऐना उस परिवार को छोड़कर जैन को ढूंढने आगे बढ़ जाती है। उसी पल उसे याद आता है कि उसका बेटा टैबलेट पर ड्राइंग कर रहा था, इसलिए वो अपने फोन में वो ड्राइंग वाली ऐप खोलकर चेक करती है। वहाँ उससे अपनी ही एक ड्राइंग मिलती है जिसमें वो छत पर खड़ी है और पीछे हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब जैन को अच्छी तरह पता है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब वो गैलरी चेक करती है तो उसे वैसी ही 7993 ड्राइंग्स मिलती हैं। टाइम लूप में की गई उसकी हर एक नाकाम कोशिश के लिए एक ड्राइंग, और उन सब में बिल्कुल वही बुरा अंजाम दिखाया गया था। कुछ सेकंड बाद अचानक फौजी वहाँ आ जाते हैं और ऐना को कोई नशा देकर बेहोश करने लगते हैं। बेहोश होने से ठीक पहले वो सुनती है कि सन हीजो फौजियों को ऑर्डर दे रहा है कि ऐना को तुरंत छत पर ले जाएं। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो खुद सर्च टीम का इंतजार करेगा और हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले मेमोरी चिप निकाल लेगा। पूरी तरह बेहोश होने से पहले ऐना सन हीजो को एक हैरान करने वाला सच बताती है। वो कहती है कि छत पर उसके अपने ही साथी उसे मार डालेंगे। इस चेतावनी से हैरान और शक में पड़ा सन हीजो अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला करता है। वो अचानक फौजियों पर हमला कर देता है और कहानी बदलने के लिए ऐना को आजाद कर देता है। ऐना, जिसने अब 13,417 नंबर की टी शर्ट पहनी है, ऐन मौके पर बीच में आती है और सन हीजो को पीछे से हमला करने वाले एक फौजी से बचा लेती है। ऐना नशे से बाहर आ सके इसके लिए सन हीजो उसे एड्रेनालाइन और ताकत का इंजेक्शन लगाता है। होश में आने के बाद ऐना उसे टाइम लूप का सच बताती है। वो उसे पक्के सबूत दिखाती है कि वो एक सिमुलेशन, कंप्यूटर से बनाई गई दुनिया में फंसे हुए हैं जहाँ सब कुछ बिना रुके बार बार हो रहा है। इसी वजह से वो जिद करती है कि उन्हें जैन को बचाना ही होगा। जब से वो बार बार मरना शुरू हुई है, जैन को ढूंढना ही वो इकलौता काम है जो वो आज तक पूरा नहीं कर पाई है। अब बस एक ही मंजिल चेक करनी बाकी है, लेकिन वहाँ हथियारों से लैस फौजियों का कड़ा पहरा है। मरे हुए फौजियों से हथियार छीनने के बाद ऐना और सन हीजो बच्चे को ढूंढने के लिए एक के बाद एक कई कोशिशें करते हैं। वो फौजियों के साथ खतरनाक लड़ाइयां लड़ते हैं लेकिन बार बार हार जाते हैं। हर कोशिश के बाद वो कुछ अलग करने की ट्राई करते हैं। वो ऊपर जाने का रास्ता बदलते हैं और हमले करने के नए तरीके अपनाते हैं। इस थका देने वाले काम में सन हीजो हजारों बार घायल होता है, यहाँ तक कि ऐना की टी शर्ट पर छपा नंबर 20,000 पार कर जाता है। मतलब वो 20,000 बार हार चुके हैं। 21,499 कोशिश में एक बहुत बड़ी लहर बिल्डिंग के एकदम ऊपरी हिस्से से टकराती है। ये इस बात का पक्का इशारा था कि अब वक्त खत्म हो रहा है। अब उन्हें कुछ बड़ा करना होगा वरना वो हमेशा के लिए हार जाएंगे। नीचे की सारी मंजिलें पानी में डूब चुकी हैं और अब बस बिल्डिंग की छत ही बची है। और वहीं आखिरकार ऐना को जैन मिल जाता है। बच्चा बहुत डरा हुआ है। वो उदास होकर ऐना से पूछता है कि उसने उसे इतनी बार अकेला क्यों छोड़ा। बहुत दिनों से बारिश हो रही है और वो अभी भी 5 साल का ही है। वो बहुत थक चुका है, लेकिन उसने चुपचाप इंतजार किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऐना ने उसे कहा था। उसी पल हमें पता चलता है कि अपनी सबसे पहली कोशिश में ऐना ने उसे आखिरी बार क्या कहा था। जब फौजी जैन की मेमोरी चिप निकालने ही वाले थे, तब ऐना ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए वापस जरूर आएगी। सीन उस वक्त शिफ्ट होता है जब असली दुनिया खत्म होने के बाद ऐना स्पेस में चली गई थी और उसका
उसका स्पेस स्टेशन एस्ट्रॉइड के टकराने से तबाह हो गया था। मरती हुई हालत में वो कहती है कि एक्सपेरिमेंट के लिए सब्जेक्ट मैं बनूंगी, जैन के साथ मेरी यादें भेज दो। जिसके बाद साइंटिस्ट एना के शरीर में एक केबल लगाते हैं और उससे कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट फिर से आप दोनों की यादों के साथ शुरू किया जाएगा। अगर किसी दिन हमें सफलता मिलेगी तो पृथ्वी पर इंसानों की नस्ल फिर लौटेगी। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एना अपने बेटे को गोद में उठा लेती है और इस बार चाहे जो हो जाए वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो हेलीकॉप्टर से दूर जाने लगती है। फौजी गुस्से में उसके पीछे भागते हैं और उधर दूर से एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही है। एना अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है और जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया है और पानी उन्हें डुबोने ही वाला है, अचानक वो सिमुलेशन खत्म हो जाती है। कहानी हमें 5 साल पीछे पास्ट में ले जाती है। ठीक उसी वक्त पर जब लिन बहुत ध्यान से एना का एक बड़ा आइडिया सुन रही होती है। आइडिया ये था कि इमोशनल सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए सिमुलेशन कंप्यूटर की दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंसानों का इस्तेमाल किया जाए। एना शुरू से एक बच्चा बनाने की बात कहती है और खुद को मैन टेस्ट के लिए आगे रखती है ताकि वो रिसर्च पूरी हो सके जो दुनिया खत्म होने के वक्त पूरी इंसानियत को बचाएगी। यहीं हम देखते हैं कि कैसे एना ने जैन को उसके बचपन से पाला, उसे रात रात भर जागकर खाना खिलाने से लेकर उसे बोलना सिखाने तक। एना ने हर फीलिंग महसूस की, यहाँ तक कि वो खास पल भी जब जैन ने पहली बार माँ बोला था। वो दोनों शुरू से ही इस काम में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जैन इस बात से अनजान था कि 5 साल का होने के बाद उसका शरीर बड़ा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए यही टाइम लिमिट सेट की गई थी। एना के पति की मौत ही इकलौता असली और दर्दनाक सच था जिसे उस सिमुलेशन में डाला गया था और वो उन दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। और लिन ने पानी को एक खास तरीके से इस्तेमाल किया ताकि इस टेस्ट को एक दर्दनाक अंजाम दिया जा सके। उस दर्दनाक हादसे को दोबारा जीना ही इमोशंस, भावनाओं को सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचाने का सही तरीका साबित हुआ। सब कुछ परफेक्ट होने में बस एक ही चीज की कमी थी और वो ये थी कि एना में हर तरह से माँ की ममता पैदा हो जाए, यहाँ तक कि इसका आखिरी लेवल भी अपने बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। जैसे ही एना जैन के पीछे छत से कूदती है, सिमुलेशन खत्म हो जाता है, इमोशनल सिस्टम पूरा हो जाता है और वो दोनों कुछ पलों के लिए समंदर के बीच में दिखाई देते हैं। एना पूरी ताकत से अपने बेटे को गले लगाती है और बस कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ी लहर उन्हें पूरी तरह डुबो देती है। आखिर में उन दोनों का सारा डेटा अंतरिक्ष स्पेस में मौजूद एक सर्वर में सक्सेसफुली सेव कर लिया जाता है। इमोशंस वाला सिस्टम अब पूरी तरह परफेक्ट हो चुका है। अब एआई मशीनों के पास पूरी भावनाओं वाले इंसान बनाने की ताकत है। स्पेस स्टेशन में एना और जैन को फिर से बनाया जाता है और अब जब इंसानियत की आखिरी कमी पूरी हो गई है तो धरती को दोबारा बसाने का काम शुरू हो जाता है। 5 साल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद एना ने आखिरकार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम पूरा कर लिया है। अब इंसानियत को सिर्फ एक नया मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि एना की कुर्बानियों की वजह से बेहतर और समझदार इंसानों की एक नई नस्ल बनेगी जो जहां भी जाएगी दुनिया को एक नया और बेहतर भविष्य देगी।